Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper analysis and daily current affairs. So friends, आज का जो डेट है 28 मई का पहला आर्टिकल है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पे, जो कि पहली बार इंडिया को प्राप्त हुआ है हिंदी नावल के लिए। और लिखा किसके द्वारा गया है? गीतांजलि के द्वारा, जो कि यूपी से आती हैं। और इनके हिंदी नावल का जो नेम है रेत समाधि है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल के द्वारा। जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसका नाम पड़ गया टॉम्ब ऑफ सैंड। ये ओरिजिनली जब पब्लिश्ड हुआ था 2018 में हिंदी में पब्लिश हुआ था, लेकिन मार्च में जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा इस साल हिट हुआ। और इसके बाद टॉम्ब ऑफ सैंड बुक ब्रिटेन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस में पब्लिश करवाया गया, जिसका नाम क्या है? टिल्टेड एक्सिस प्रेस पब्लिशिंग हाउस का नाम है। और ये इसके जो फाउंडर हैं वो भी क्या है, एक विनर है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के 2016 के। और वो जो जिस बुक को ट्रांसलेट किए थे वो भी एशिया से ही था, जिसका नाम क्या था? द वेजिटेरियन था। तो फिर इसके बाद और इस प्राइज़ में पार्टिसिपेट करने वाले जो थे वो 4 कंटिनेंट्स थे, 4 महाद्वीपों से 12 देश आए थे और 11 लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए थे। और 13 लॉन्ग लिस्टेड नॉवेल्स थे, जिनमें से टॉम्ब ऑफ सैंड क्या हुआ है? विनर बना है। बात करें इस बुक के इसेंस की, यानी एक बुक क्या बताती, कौन सी स्टोरी बताती है, तो ये एक बुजुर्ग विधवा महिला की कहानी है। ये उस समय की कहानी है जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 में। उस समय होने वाले जितने भी हलचल थे, यानी उथल पुथल हो रहे थे, उन सभी को वो महिला कैसे मतलब झेल रही थी, कैसे कॉन्फ्रंट कर रही थी, उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। और जिनके हस्बैंड क्या हो गए थे, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो किस प्रकार से कैसे उसे फेस कर रही थी, वो सारे एक्सपीरियंस इसमें है। और बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो ये बुकर प्राइज़ उस फिक्सन या नॉवेल को दिया जाता है जो किसी दूसरे एक लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। और वो कहाँ पे पब्लिश करवाया गया हो? यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश करवाया गया हो, जिसमें 50,000 पाउंड यानी यूरो मनी प्राइज़ होता है। और डॉलर में बात करें इस प्राइज़ की तो 63,000 यानी $63,000 होता है। और इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 41,54,417 रुपीज़ होता है। तो बुकर प्राइज़ में मनी प्राइज़ दी जाती है और वो बुक जो है इंग्लिश में ही होनी चाहिए। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को पहले मैन बुकर प्राइज़ या मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कर दिया गया। और 2005 से लेकर के 2015 तक इस प्राइज़ में 1-2 साल का क्या होता था? गैप होता था। दूसरे साल मिलता था, एक साल प्राइज़ नहीं दिया जाता था। लेकिन 2016 में इसे बदल करके क्या कर दिया गया? 2016 से पर ईयर यानी एनुअली दिया जाता है बुकर प्राइज़। कंपटीशन रखा और जो कि एक लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ हो और कहाँ पे पब्लिश हुआ हो? यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में, जिसका जो मनी प्राइज़ होता है 50,000 यूरो होता है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। तो ये है डेजी रॉकवेल जिन्होंने ट्रांसलेट किया और ये हैं गीतांजलि श्री जिन्होंने इसे राइट किया। और ये है रेत समाधि जो कि इसका ओरिजिनल फॉर्म है। तो ये है नेक्स्ट आर्टिकल है आर्मी पर्सनल के बारे में, जिनमें 7 लोगों की क्या हो गई है? डेथ हो गई है लद्दाख एक्सीडेंट में। ये है श्योक रिवर, जिसके ऊपर से क्या जाती है? एक सड़क जाती है और वहाँ उस सड़क से क्या जा रही थी? इंडियन आर्मी पर्सनल की व्हीकल जा रही थी, जिसमें 26 लोग थे। अनफॉर्चुनेटली वो व्हीकल जो है इस नदी में गिर जाती है और जिसमें 26 लोगों में से 7 लोगों की डेथ हो जाती है। और ये बस जो है, ये व्हीकल 50 से 60 फीट गहराई में गिरती है और बाकी 19 लोगों को चंडी मंदिर के वेस्टर्न कमांड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये व्हीकल
ट्रांजिट कैंप प्रतापपुर से जा रही थी, सब सेक्टर हनीफ को जा रही थी। तो इसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो श्योक रिवर का लोकेशन, उसे हम लोग देख लेते हैं मैप। तो ये है इंडिया का मैप, ये है चाइना, और यहाँ अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, और ये इंडिया का ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ऊपरी हिस्सा। तो ये जो है अक्साई चीन है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्योक रिवर। श्योक यहाँ पे जा रही है, जो जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, और यही है श्योक रिवर। और इसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं श्योक रिवर को, ये है यही जाने वाली श्योक रिवर, इसके ऊपर से क्या जा रही है, सड़क जा रही है, और ये श्योक गलवान कन्फ्लुएंस है यहाँ पे। और इंडियन आर्मी जो ITBP बेस है यहाँ पे। और फिर इसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, LAC है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये वही स्थान है जहाँ पे क्या हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में। और ये गलवान रिवर है, यहाँ पे ये गलवान रिवर है। तो फिर अब लोग आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड पैनल के बारे में, यानी समान नागरिक संहिता पैनल। तो ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी वो क्या करने वाले हैं, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट कमेटी को बनाने के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया है, घोषणा कर दिया है। तो ये कमेटी करेगी क्या, ये कमेटी एग्जामाइन करेगी जो इम्प्लीमेंटेशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरीक़ों को। इस तरीक़ों को मतलब किन किन तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें इम्प्लीमेंट करना, कैसे कैसे करना, क्योंकि इसमें क्या करना है, पर्सनल लॉ का ध्यान रखना है। जैसे क्या क्या हो गया, रिव्यू लेकर के मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया, और अन्य पर्सनल लॉज हो गए। तो इनका ध्यान रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना है। मिस्टर धामी जब सत्ता में नहीं आते हैं तो 2 दिन पहले ही, सत्ता में आने से 2 दिन पहले उन्होंने बोला था कि अगर मैं रीइलेक्ट कर दिया गया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का प्रयास करूँगा। तो अब हम समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। जैसे इसके नाम से पता चल रहा, समान नागरिक संहिता, कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके लिए जो भी कानून नियम हो वो क्या हो, एक समान हो। जैसे कि इंडियन पेनल कोड को ले लेते हैं, भारतीय दंड संहिता, या फिर कोई और भी नियम कानून ले लेते हैं जो कि क्या होता है, सबके लिए एक समान होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, रिलीजियन को अगर ले लेते हैं, अगर एक रिलीजियन का व्यक्ति, अगर हिंदू कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो जो सज़ा उसे मिलेगी वही सज़ा किसे मिलेगी, मुस्लिम मर्डरर को मिलेगी। यानी अगर मुस्लिम भी वही मर्डर करता है तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी। तो उसी तरह से और भी कई सारे ऐसे लॉ हैं जो कि एक समान लागू नहीं, मतलब सभी नागरिकों पे एक समान नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगी, उसी कानून को एक समान कानून बनाने के लिए क्या करेगी, लाई जाएगी। ये क्या करता है, कितने मतलब एरियाज़ को कवर करता है, जिसमें क्या आते हैं, मैरिज आते हैं, डिवोर्स आते हैं, मेंटेनेंस आते हैं, इनहेरिटेंस आते हैं, अडॉप्शन आते हैं, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी आते हैं। जैसे अगर हम मैरिज को ले लेते हैं तो मैरिज में क्या आ जाएगा, एज से रिलेटेड हो जाएगा, कि मतलब अगर नियम बन गया कि हमें 21 साल के पहले शादी नहीं करना है, तो फिर ये सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम या फिर कोई भी हो, सबके लिए कानून लागू होगा कि कोई भी 21 साल के पहले शादी नहीं करेगा। इसी तरह से डिवोर्स हो गया। अब ट्रिपल तलाक को ले लेते हैं, 3 तलाक के नाम पर अब कोई भी अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं दे सकता है। तो इस तरीके से जो है, जो कानून बन गया, चाहे वो किसी के धर्म में हो या फिर कुछ भी हो, ऐसा नहीं कर सकता। और मैरिज में पॉलीगेमी ले लेते हैं, एक से अधिक शादी करना, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक शादी नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो उसमें भी क्या होते हैं, शर्त होते हैं। अगर पहली पत्नी की डेथ हो गई है या फिर पहली पत्नी से कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो दूसरी शादी कर सकता है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 आर्टिकल 44 में आता है। और बात करें इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, उसे देख लेते हैं हम लोग। ये क्या करेगा, जो इंडियन इंटीग्रेट होगा ना, उसे क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। यानी जो धर्म, जाति हैं उससे ऊपर ला करके लोगों को इंटीग्रेट करेगा, इंडिया को इंटीग्रेट करेगा। ओके, और इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में मदद करेगा। और जो
इसका मतलब ये नहीं है, मतलब सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा क्या है आर्टिकल 25 और 26 हमें गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन की, तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियन को लिमिट नहीं करेगा, बल्कि ये करेगा क्या कि जितने भी पर्सन्स हैं उन्हें एक समान ट्रीट किया जाए, बस इतना करेगा। और जो है और क्या करेगा, ये वुमेन, इंडियन वुमेन की जो राइट्स हैं, उनकी जो कंडीशन है उनमें क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट लाएगा। और इसके बाद इसमें थोड़े प्रॉस और कॉन्स, इसके प्रॉस क्या हैं, प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को एक समान स्टेटस देना, और प्रोमोट जेंडर पैरिटी, और फिर यानी जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसे क्या करेगा, कम करेगा, ख़त्म करेगा। और इसके बाद इंडियन इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा, और पर्सनल लॉज को क्या करेगा, रिफॉर्म करेगा, सुधार करेगा जो हमारे पर्सनल लॉ हैं। और इसके कॉन्स क्या हैं, मतलब किन कारणों से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अब क्या हो गई, डिफ़िकल्ट डाइवर्सिटी हो गई इंडिया में, जो कि कई सारे जैसे धर्म को लेकर के हो गया कि मेरे धर्म में ऐसा नहीं, मेरे धर्म के खिलाफ़ ये रूल है तो मैं ये नहीं फॉलो करूँगा, तो इसके कारण से। और फिर क्या हो गई, रिलीजियस फ्रीडम, मतलब वही बात हो गई जो लोगों का मानना है कि ये इससे क्या होगा, हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसे वो क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। और फिर पर्सनल मैटर्स इंटरफेयर, मतलब स्टेट का जो पर्सनल मैटर में होता है उसमें क्या करना, स्टेट का इंटरफेयर करना। और फिर इसके बाद इस तरीके से क्या है, ये कठिन टास्क हो गया है और एक सेंसिटिव टास्क हो गया है, और ये अभी ये समय नहीं है, मतलब ऐसा सुधार करने का सूटेबल टाइम नहीं है। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।